है कि बैंक का पैसा उसी का है। मैं एक लॉयर होता हूँ जिसका विनिंग रेट काफी ज्यादा रहता है और मैं सामने वाले को कभी भी अंदर भिजवा सकता हूँ। लेकिन फिर अचानक से मेरा एक्सीडेंट होता है जिस पर मैं एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ और वहां जाकर मैं एक बिल्कुल ही फेल टाइप का मैरिज लॉयर बन जाता हूँ। ग्रेजुएशन के 2.5 साल बाद तक मैंने 5 केस लिए होते हैं जिसमें से 4 मैं हार चुका होता हूँ, जिस पर मैं पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता हूँ और अपना करियर बदलने के बारे में सोचने लगता हूँ। इसी बीच एक बूढ़ा कपल मेरे लॉ फर्म में आता है जिस पर उनके बैठते ही मेरे कुछ पूछने से पहले बूढ़ा आदमी जल्दी से अपनी बात बोलता है। मैं चाहता हूं कि आप मेरा बचाव करो, अगर हो सके तो मेरी सजा थोड़ी कम करवा दो। यह सुनते ही मैं अंदर से काफी एक्साइटेड हो जाता हूं क्योंकि बैंक रॉबरी वाला केस सीधा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तक पहुंच चुका होता है और ऐसे केस वैसे भी आसानी से हैंडल नहीं होते हैं। लेकिन मुझे तो वही केस चाहिए होता है जिसे कोई और हैंडल ना कर सके, क्योंकि इसी से मेरे लॉ फर्म की रेपुटेशन बन सकती है। जिस पर मैं उस अंकल से पूरे केस की कहानी डिटेल में बताने को कहता हूं। फिर वह बताता है कि एक दिन उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई थी जिस पर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले उसका बेटा वांगली इलाज के लिए उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पहुंचा था। लेकिन क्योंकि अकाउंट बूढ़े आदमी के नाम पर था इसलिए बैंक वाले उससे प्रूफ मांगने लगते हैं कि वह सच में उसी का बेटा है। जिस पर वांगली उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाता है, हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक दिखाता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल का क्रिटिकल इलनेस नोटिस भी दिखा देता है। लेकिन फिर भी बैंक स्टाफ बहुत रूखा बिहेवियर करता है और साफ कहता है जब तक तुम्हारे पिता खुद यहाँ आकर प्रूव नहीं करेंगे कि तुम उनके बेटे हो तब तक हम तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगे। जिस पर वांगली गुस्से में कहता है कि उसका पिता इस समय आईसीयू में पड़ा है और जान बचाने के लिए पैसों का इंतजार कर रहा है, ऐसे में वह खुद कैसे यहाँ आ सकता है। लेकिन बैंक वाले फिर भी नहीं मानते हैं और फिर दोनों तरफ बहस चल ही रही होती है। तभी अचानक कुछ रॉबर्स बैंक में घुस जाते हैं और सीधे बैंक को लूटना शुरू कर देते हैं। जिस पर उनमें से एक रॉबर को पता चलता है कि वांग ली को अपने पिता की जान बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। यह सुनकर वांग ली उस समय ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और सीधे वही पैसा लेकर हॉस्पिटल भाग जाता है। जिसके बाद थोड़े समय में वहां मौजूद सभी लोग पकड़े जाते हैं, जिस पर वांग ली को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और बाद में उसे पूरे 20 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद बूढ़ा आदमी फिर से अपील करता है, लेकिन दुर्भाग्य से सेकंड ट्रायल में भी पहले वाला फैसला ही बरकरार रखा जाता है और अब यह केस फाइनल ट्रायल तक पहुंच चुका होता है। फिर जैसे ही सेकंड ट्रायल की बात आती है बूढ़ा आदमी अचानक गुस्से में भर जाता है, जिस पर वह कहता है कि सेकंड ट्रायल वाला लॉयर साउथ की एक टॉप लॉ फर्म से आया था। वह खुद को क्रिमिनल केसेस का सबसे बड़ा लॉयर बताता था और आते ही 18.8 लाख की लीगल फी मांगता है। लेकिन कोर्ट में जाकर उसने सिर्फ 3 लाइन बोली थी, जिसके बाद जज ने तुरंत फैसला सुना दिया था। यह देखकर बूढ़ा आदमी इतना गुस्सा हो जाता है कि वह लगातार उसे कोसता रहता है। इसी बीच बगल में बैठी झांग तुइफिंग जल्दी से मेरी तरफ देखती है और कहती है, लॉयर सू, इस केस का इंपैक्ट बहुत बड़ा है। हमने सुना है कि अगर फाइनल ट्रायल होता है तो उसे लाइव टेलीकास्ट की तरह भी दिखाया जा सकता है। जिस पर वह आगे कहती है, हमें अब बड़ी लॉ फर्म पर भरोसा नहीं है। यह सुनकर मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए तो यह मेरे लॉ फर्म का सीधा एडवर्टाइजमेंट बनने वाला था। जिस पर मैं बिना एक सेकंड गंवाए ये केस ले लेता हूँ और उनसे कहता हूँ, अगर रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं कोई लीगल फी नहीं लूंगा। फिर जल्दी ही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं और तभी एक फीमेल कॉलेज स्टूडेंट मेरे ऑफिस में अंदर आती है और कहती है, लॉयर सू, मैं रिपोर्ट करने आ गई हूँ। जिस पर मैं उसे देखकर कुछ देर सोचता हूँ और फिर ओरिजिनल मालिक की यादों से मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन याद आने लगती है। उस लड़की का नाम ली श्यूजन होता है। वह वही लॉयर होती है जिसे ओरिजिनल मालिक ने पहले हायर किया था और आज वह पहली बार यहाँ रिपोर्ट करने आई होती है। फिर मुझे पता चलता है कि ली श्यूजन लांजो लॉ यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट की टॉप स्टूडेंट रह चुकी है। जिस पर वह फाइल पढ़ने के बाद थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, लॉयर सू, फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल दोनों का फैसला सेम रहा है, इसका फाइनल जजमेंट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। फिर वह कहती है, जब तक हमारे पास कोई बिल्कुल नया और सब कुछ बदल देने वाला एविडेंस नहीं आता है तब तक फर्स्ट इंस्टेंस वर्डिक्ट के ही बने रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और फिर वह धीरे से मुझे याद दिलाती है कि इस केस में सामने वाला लॉयर सी जेरगोंगसू है जो बहुत खतरनाक माना जाता है और यह उसका पहला ऐसा केस है। लेकिन दूसरी तरफ फाइल पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में इस केस का रिजल्ट पहले से ही ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होता है। मेरे हिसाब से इस केस का फैसला 8 या 9 हिस्से तक तय हो चुका होता है, जबकि ली श्यूजन अभी भी इस बात से परेशान होती रहती है कि हम यह केस नहीं जीत पाएंगे। जिस पर वह धीरे से मेरी तरफ देखकर पूछती है, लॉयर सू, क्या हम ये केस हारने वाले हैं? जिस पर मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और कहता हूँ, प्रिंस का बेटा वांगली असल में रॉबरी करता ही नहीं है, फिर वह ये केस कैसे हार सकता है? यह सुनते ही ली श्यूजन हैरान होकर पूछती है, उसने रॉबरी नहीं की? लॉयर सू, आपका मतलब क्या है? जिस पर मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ और कहता हूँ, कोर्ट शुरू होने दो तब सब पता चल जाएगा, अभी के लिए इसे सीक्रेट रहने दो। फिर मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने लगता हूँ, क्योंकि मजाक की बात यह है कि मेरी डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। हालांकि ली श्यूजन मेरी बातों को लेकर बहुत क्यूरियस रहती है, लेकिन फिर भी भले ही केस लगभग तय माना जा चुका होता है, मैं फिर भी वांगली और बाकी सस्पेक्ट से पर्सनली मिलने का फैसला करता हूं ताकि मैं उनकी तरफ की पूरी कहानी सुन सकूं, क्योंकि वांगली के केस को लेकर हमेशा से बहस चलती रहती है और फर्स्ट ट्रायल और सेकंड ट्रायल हारने के बाद भी कोर्ट का फाइनल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया होता है, जिस पर वांगली अभी भी डिटेंशन सेंटर में बंद होता है। फिर जल्दी ही हमें उससे मिलने की परमिशन मिल जाती है, जिस पर मैं ली स्वेजन को साथ लेकर डिटेंशन सेंटर पहुंचता हूं। वहां वांगली की हालत बहुत खराब दिखाई देती है, उसकी स्पिरिट पूरी तरह टूट चुकी होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ट्रायल हारने के बाद उसके अंदर अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं बची होती है। फिर वांगली धीरे से सिर उठाता है, मेरी तरफ देखता है और कहता है,
है, हेलो लॉयर, क्या आपको लगता है कि मेरे पास अभी भी चांस है? यह सुनकर मेरे होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और मैं कहता हूँ, चांस जरूर है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है। जिस पर वांग ली कहता है, लॉयर सू, आप सच में मुझे फूल तो नहीं कर रहे हो? आपने कहा था अगर केस नहीं जीते तो लीगल फीस भी नहीं लोगे। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा और पूरा कौन परेड करना होगा। यह सुनकर वांग ली तुरंत सिर हिलाता है। उसके दिल में फिर से थोड़ी होप जगने लगती है। इसके बाद मैं ली श्यूजेन को साथ लेकर स्टेटमेंट लिखना शुरू करता हूँ और फिर वांग ली से केस की सारी डिटेल्स पूछने लगता हूँ। साथ ही फर्स्ट और सेकंड ट्रायल में उसने क्या जवाब दिए थे ये भी पूछता हूँ। करीब आधे घंटे बाद मैं डिटेंशन सेंटर से बाहर निकलता हूँ, जिस पर मेरे चेहरे पर सेटिस्फैक्शन साफ दिखाई देता है, क्योंकि जो कुछ भी मुझे कंफर्म करना था वह सब कंफर्म हो चुका होता है और अब मैं ल्यूजिट फाइल करने के लिए पूरी तरह रेडी होता हूँ। फिर ली श्यूजेन फाइल खोलती है और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, लॉयर सू, अगर हम इसे ऐसे सबमिट करेंगे तो क्या ये थोड़ा ज्यादा फियरस नहीं हो जाएगा? इसके कुछ समय बाद वांग ली के फाइनल ट्रायल की एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है और उसी समय बैंक के लीगल डिपार्टमेंट को भी कोर्ट का समन मिल जाता है, जिस पर बैंक वाले थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लॉसूट में लिखा होता है कि बैंक की गलत हैंडलिंग की वजह से क्लाइंट वांग ली को 20 साल की सजा हुई, इसलिए अब बैंक को पब्लिक एक्सपेंसेस और मेंटल लॉस का कंपेंसेशन देना होगा। जिस पर बैंक वाले कहते हैं, हम खुद इस केस के विक्टिम हैं, हमने कोर्ट से कुछ नहीं मांगा और अब सामने वाला हमें ही सू कर रहा है। और क्योंकि वांग ली का केस पहले से ही काफी अलग था, जिसमें उसे पैसे लेकर भागने की वजह से 20 साल की सजा मिली थी, इसलिए यह टॉपिक इंटरनेट पर बहुत तेजी से फैलने लगता है। इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन लगभग पूरी तरह बैंक के खिलाफ होती है। कोई कहता है, अब बैंक भी वल्नरेबल ग्रुप बन गया क्या? पैसे डिपॉजिट करो तब तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब पैसे निकालने जाओ तब ऐसा बिहेवियर करते हैं। जिस पर दूसरा इंसान लिखता है, मैं वांग ली को सपोर्ट करता हूं, अगर बैंक ने उसे पैसे दे दिए होते तो उसे बैंक लूटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर एक और कमेंट आता है, जब पैसे जमा करवाओ तब बैंक स्टाफ ऐसे बिहेव करता है जैसे फैमिली हो, लेकिन जब पैसे निकालो तब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई अननोन आदमी हो। जिस पर कुछ लोग बैंक का साइड भी लेते हैं और कहते हैं, तुम लोग बैंक की प्रॉब्लम नहीं समझते, बैंक के भी अपने रूल्स होते हैं। फिर कोई जवाब देता है, अच्छा, फिर हर बार जब बैंक में कोई बड़ा स्कैम या पैसा गायब होने वाला इशू होता है तब ब्लेम टेम्परेरी स्टाफ पर ही क्यों डाल दिया जाता है? जिस पर नीचे कोई मजाक में लिखता है, भाई मुझे भी उस पेड ग्रुप में ऐड कर लो, मैं भी ये पैसे कमाना चाहता हूँ। उधर बैंक के अंदर पब्लिक ओपिनियन को देखकर वहां के बड़े अधिकारी बहुत गुस्से में आ जाते हैं, जिस पर वह सीधा ऑर्डर देते हैं, इस बार कोर्ट की लाइव हियरिंग हर हाल में जीतनी चाहिए और सिर्फ केस ही नहीं, पब्लिक ओपिनियन भी हमारे फेवर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लीगल डिपार्टमेंट के सारे लोगों को बदल दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाई जून लॉ फर्म में मैं आराम से वीडियो स्क्रॉल कर रहा होता हूँ और इंटरनेट पर चल रही पब्लिक ओपिनियन देख रहा होता हूँ। इस समय बैंक और वांग ली का यह केस हर जगह डिस्कस हो रहा होता है और वांग ली के फाइनल ट्रायल की वजह से इस केस पर बहुत ज्यादा अटेंशन आ चुकी होती है। अगर हम जीतते हैं तो लॉ फर्म फेमस हो जाएगा और अगर हारते हैं तब भी फेमस तो हो ही जाएगा। जिस पर ली श्यूजेन इंटरनेट पर कमेंट्स पढ़ते हुए थोड़ा एक्साइटेड और थोड़ा नर्वस दिखाई देती है। फिर वह कहती है, एक तरफ अगर हम जीत गए तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हार गए तो क्या होगा? मैं उसकी बात सुनकर सीधा उससे पूछता हूँ, मैंने तुम्हें पिछले कुछ सालों में इस बैंक के खिलाफ हुए सारे केसेस कलेक्ट करने को कहा था और उन लोगों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी जिन्होंने बैंक पर केस किया था, क्या तुमने सब अरेंज कर लिया? जिस पर वह तुरंत फाइल्स मुझे पकड़ा देती है। फिर मैं उन कॉन्टैक्ट डिटेल्स को देखकर बैंक के खिलाफ केस करने वाले लोगों को एक एक करके कॉल करना शुरू करता हूँ। पहला नंबर मिलाने के बाद मैं कहता हूँ, हेलो, मैं बाई जून लॉ फर्म से लॉयर बोल रहा हूँ, मैंने सुना कि आपने 2.5 साल पहले इस बैंक पर केस किया था, लेकिन आप केस हार गए थे। फिर मैं कहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उस बैंक ने आपका केस कैसे हराया। इसके बाद फोन कट जाता है और मैं तुरंत दूसरा नंबर डायल करता हूँ और उसी तरह वही बात दोबारा बोलता हूँ। यह देखकर ली श्यूजेन मुझे हैरानी से देखने लगती है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि विटनेस इस तरीके से भी ढूंढे जा सकते हैं। जिस पर वह मन ही मन सोचती है कि यह तरीका उसकी लॉ स्कूल की पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल फॉर्मल नहीं लगता, लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत इफेक्टिव लगता है। उसे मेरे अंदर किसी प्रोफेशनल बैरिस्टर जैसा स्टाइल ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह मुझसे बहुत कुछ सीख रही होती है। करीब 2.5 घंटे बाद मैं अपने हाथ से फोन नीचे रखता हूँ और लंबी सांस लेता हूँ, क्योंकि अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है और अब बस लॉसूट शुरू होने का इंतजार होता है। अगले दिन कोर्ट के बाहर मीडिएशन की कोशिश होती है, लेकिन जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होता है। नांडू बैंक मीडिएशन से साफ मना कर देता है, जिस पर उनकी तरफ से कहा जाता है, जो कुछ कहना है अब कोर्ट में ही कहेंगे, जब ट्रायल शुरू होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि सोसाइटी क्या होती है। यह सुनकर मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ और फिर जल्दी ही ट्रायल का दिन आ जाता है। क्योंकि ये केस इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है, इसलिए कोर्ट के बाहर पहले से ही बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। जैसे ही नंदू बैंक का लॉयर वहां पहुंचता है, रिपोर्टर्स तुरंत उसे घेर लेते हैं। बैंक की तरफ से केस लड़ने वाला लॉयर मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का एक यंग लॉयर होता है, जिसका नाम ली मू होता है। उसकी उम्र करीब 20 साल होती है और वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। ली मू रिपोर्टर्स के बीच खड़ा होकर कॉन्फिडेंस से बात कर रहा होता है, जबकि मेरी तरफ लगभग कोई ध्यान नहीं दे रहा होता। जिस पर मैं बस हल्का सा स्माइल करता हूँ, पीछे मुड़ता हूँ और ली श्यूजेन को लेकर अंदर चला जाता हूँ। कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद हम कोर्ट शुरू होने का वेट करने लगते हैं, जिस पर ली श्यूजेन थोड़ी नर्वस दिखाई देती है और धीरे से कहती है, लॉयर सू, हमारी हियरिंग लाइव चलने वाली है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? जिसके जवाब में मैं आराम से कहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब तक प्रेसिडिंग जज जानबूझकर फैसला खराब करने की कोशिश ना करे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर यह केस और भी बड़ा इश्यू बन जाएगा। इस पैरेलल वर्ल्ड में लॉ